फ्रेंड्स, मैं राजेश तिवारी और ये मेरा चैनल आरटी कैमटेक सपोर्ट। इस चैनल के लिए मैं इस समय आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ एसिड एंड बेस के बारे में। इससे पहले ऑलरेडी एसिड एंड बेस के 5 पार्ट्स हो चुके हैं, ये 6 पार्ट है, इट्स में बी लास्ट। और इसके बाद जस्ट हम क्वेश्चन और आंसर सॉल्व करेंगे इसका CSIR और CSIR नेट और गेट के दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे इसमें एसिड एंड बेस के पार्ट 6 में इससे पहले अगर आप देखें तो लुईस एसिड और लुईस बेस का कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा था। तो पार्ट 5 अगर आप देख लेंगे तो उसमें और ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा लुईस एसिड एंड बेस। उसी लुईस एसिड बेस का ये पार्ट 6 है और इस पार्ट 6 में उसी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अक्सर लुईस एसिड एंड बेस में देखने होते हैं हमें। और इसके बाद एक कॉन्सेप्ट होगा, उस कॉन्सेप्ट में वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो उसको भी देखेंगे। तो आइए पहले शुरुआत करते हैं लुईस एसिड एंड बेस का सेकंड पॉइंट, जो कि एसिड एंड बेस पार्ट 6 में आ रहा है। पार्ट 6 मतलब वीडियो लेक्चर है मेरा और उसके बाद ये है। तो देखिए, इसमें पहला है मॉलिक्यूल हुज सेंट्रल एटम इज लिंक्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाय डबल बॉन्ड। यानी लुईस एसिड और बेस हमें अगर लुईस एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर कि लुईस एसिड के पास ऐसी फैसिलिटीज होगी, ऐसे ऑर्बिटल्स होंगे जो वैकेंट होंगे और जो उनके द्वारा बेस के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर ऑक्यूपाइड करेंगे। तो उसमें से पहला है आपका ये मॉलिक्यूल हुज सेंट्रल एटम इज लिंक्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाय डबल बॉन्ड। जैसे यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे दो तरह के एलिमेंट है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको, जैसे बाय डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये यहाँ पे दो बने। इसमें अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से बात करें तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू कार्बन। अगर हम सोरेनसन स्केल पे देखें, जो जिसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर किया, तो सोरेनसन स्केल पर ऑक्सीजन की वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है 3.5 और वहीं कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू एज पर द सोरेनसन स्केल इज 2.5. It means oxygen is more electronegative in comparison to carbon. That's why this electrons, जो शेयर्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है, जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है, वो शिफ्ट होते हैं ऑक्सीजन की तरफ। जिसकी वजह से होता क्या है यहाँ पर कि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल निगेटिव, जो क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, पार्शियल निगेटिव, और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। इस पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने की वजह से क्या होता है यहाँ पर कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर कैपेसिटी आ जाती है टू गेट द इलेक्ट्रॉन्स। तो उसको देता कौन है इलेक्ट्रॉन? तो उसको देता है इलेक्ट्रॉन कोई भी बेस हो सकता है। बेस मतलब जैसे देख लीजिए यहाँ पर हम लिखा हुआ है OH है, OH निगेटिव आयन, या कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, OH निगेटिव आयन, और यू कैन से NH3, जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट कर सके, कार्बन उसको ले सके। तो दैट्स व्हाई दिस वन विल कम्स अंडर द इन दिस मॉलिक्यूल हुज सेंट्रल एटम इज लिंक्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाय डबल बॉन्ड। देख लीजिए यहाँ पर कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5। तो पार्शियली इलेक्ट्रोनेगेटिव साइन एंड पार्शियल पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ऑक्यूपेशन होगा, वो भी कौन सा, ये वाला, ये यहाँ पर आएगा, और जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बना HCO3 निगेटिव आयन, HCO3 निगेटिव आयन। वैसे यहाँ पर देख लीजिए दूसरे वाले में भी सेम वही कंडीशन है, C डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर भी क्या कहते हैं, आपका बनेगा पार्शियल पॉजिटिव और ये बना पार्शियल निगेटिव। इसके पास स्कैर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। वो इलेक्ट्रॉन कहां से ले रहा है, LiO है, जो कि एक लुईस बेस है। अगर इस कैटेगरी में देखें तो ये सारे के सारे आपके लुईस एसिड है और ये आपका लुईस बेस है। बेस मतलब वो जिनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और वो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब दे रहे हैं
तो वो ऐसी जगह पे जाएगा जहां पे इसको इलेक्ट्रॉन की स्कैरसिटी हो, कमी हो। तो इसको इलेक्ट्रॉन की स्कैरसिटी कैसे आइडेंटिफाई होती है? वो ऐसे आइडेंटिफाई होती है कि सेंट्रल एटम किसी ऐसे एलिमेंट के साथ अटैच होता है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जब वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो क्या करते हैं कि ये शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इन दिस डायरेक्शन, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और यहां पर इन दोनों ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव जनरेट होते हैं और यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसको फुलफिल करता है लुईस बेस और बनता है यहां पर HSO3 निगेटिव आयन। वैसे इसमें देख लीजिए, इसमें भी सेम वही चीज है, SO3 प्लस OH HSO4 निगेटिव आयन, सेम वही कंडीशन। यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है लेकिन यहां पर भी निगेटिव, पार्शियल निगेटिव और यहां पर ये पार्शियल पॉजिटिव और OH माइनस आयन इसके साथ H होकर HSO4 निगेटिव आयन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था कि मॉलिक्यूल whose central atom is linked with more electronegative atom by double bond। ठीक है, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि होता क्या है इसमें कि सेंट्रल एटम के पास लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों होती है? क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं सेंट्रल मेटल एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो ये हो गया। एंड सेकंड पॉइंट है आपका सिंपल कैटायन विथ एम्प्टी ऑर्बिटल्स। ठीक है, सिंपल कैटायन विथ एम्प्टी ऑर्बिटल, जैसे हम देखो कैटायन लिख दिया मैंने, Ag प्लस आयन, Cu2 प्लस आयन, H प्लस आयन, तो बहुत सारे हैं, कुछ भी हो सकता है। Ag कॉपर 2 प्लस आयन, क्रोमियम 2 प्लस आयन, निकेल 2 प्लस आयन, कुछ भी हो सकता है जिसके ऊपर पॉजिटिव हो। तो सिंपल कैटायन विथ एम्प्टी ऑर्बिटल, अगर वो कैटायन है बट नेचुरल है, उसके अंदर एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे। एम्प्टी ऑर्बिटल्स अगर नहीं है तो उस पर और चार्ज लगा के उसको एम्प्टी ऑर्बिटल बनाइए, ताकि वो लुईस बेस के जो उसको इलेक्ट्रॉन दे उसको वो ऑक्यूपाइड कर सके। जैसे यहां पर देख लीजिए, Ag2 प्लस आयन 2NH3 अमोनिया है, Ag प्लस आयन 2NH3 इसके साथ अटैच होकर बनाया AgNH3 होल ट्वाइस, ऐसे कर लीजिए। या Cu2 प्लस आयन 4NH3 बनाइए हमारा H प्लस। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यहां पर मैंने सिंपल कैटायन लिखा है, तो सिंपल कैटायन में आपका एक ये भी आता है प्रोटॉन जिसको कहते हैं, तो ये मुझे अलग से लिखना पड़ा इसको, नहीं तो हम सीरीज में ही जा रहे थे, ट्रांजिशन मेटल सीरीज के बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाते हैं और भी बहुत सारे एग्जांपल्स बुक्स में अवेलेबल हैं, लेकिन फिलहाल जो इंपॉर्टेंट था मैंने वही उठाया। तो H प्लस आयन प्लस 4NH3 कन्वर्ट इनटू NH4 प्लस आयन और प्रोटॉन के साथ ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई यहाँ पर, कंप्लीट मॉलिक्यूल बना आपका NH4 प्लस आयन। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसमें। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड है। इस स्लाइड में देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेरिएशन ऑफ लुईस एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द सिंपल कैटायन। देखिए सारा का सारा यहाँ पर लुईस एसिड और लुईस बेस में यही डिपेंड करता है कि कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसके अंदर इस तरह की प्रॉपर्टी है। लेकिन उसी तरह से यहाँ पर एक हमें चीज और भी आइडेंटिफाई करना है कि वेरिएशन ऑफ लुईस एसिड स्ट्रेंथ, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ किस फॉर्म में बढ़ेगी या किस फॉर्म में कम होगी। कहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर 2 या 3 एलिमेंट्स दे दिए गए जो लुईस एसिड है, तो उसमें अगर आपको कहा जाता है कि विच वन इज हायर इन एसिडिक स्ट्रेंथ, उसमें से कौन सा एसिडिक स्ट्रेंथ में हायर है और कौन सा किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ लुईस एसिड के अकॉर्डिंग किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वीक है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए अक्सर पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर है कि अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेरिएशन ऑफ, पहले हम ग्रुप में देख लेते हैं। ठीक है, जैसे एक हमारा ग्रुप है, ग्रुप के लिए मैंने यहां लिखा हुआ है H प्लस आयन इज ग्रेटर देन Na प्लस आयन इज ग्रेटर देन पोटेशियम प्लस आयन। यानी यहां पर अगर आप ध्यान देखिए तो अगर हम ग्रुप में जाते हैं तो ग्रुप में विच वन इज द मोर एसिडिक इन नेचर, तो अगर ये 3 एलिमेंट लिखे गए और इसमें से पूछा गया कि विच वन इज मोर एसिडिक इन नेचर, तो मैंने तो साइन भी लगा दिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पर जिसका साइज जितना छोटा होगा वो मोर एसिडिक इन नेचर होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ
सोडियम से ज्यादा है और सोडियम की एसिडिक स्ट्रेंथ पोटेशियम से ज्यादा है। उसी तरह से अगर हम पीरियड की बात करें तो ये तो हो गया आपके ग्रुप में, ठीक है। यहां पर ऐसे आप साइन बना सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। वहीं अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप के लिए ये साइन सेम उसी तरह से है जैसे लिथियम प्लस आयन इज लेस देन Be2 प्लस आयन। यानी यहां पर क्या है कि लिथियम ग्रुप में लेफ्ट टू राइट अगर हम चलते हैं, सॉरी पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि साइज छोटा होता चला जाता है। वैसे यहाँ पर जिसका साइज छोटा है वो हायर एसिडिक स्ट्रेंथ है, वैसे यहाँ पर भी है कि पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट आगे की तरफ बढ़ते हैं तो साइज, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता चला जाता है और एटॉमिक साइज डिक्रीज होने से उसके ऊपर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है। तो वैसे यहाँ पर है कि लिथियम इज लेस देन इन कंपैरिजन टू Be2 प्लस है, ठीक है। वैसे एक सेकंड एग्जांपल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट का, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट में अब जैसे दो ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने वहां पर लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है कि Fe2 प्लस आयन इज लेस देन Fe3 प्लस आयन। तो यहां पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता चला जाता है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा इंक्रीज कर रहा है तो उस केस में क्या होता है कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता चला जाएगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि साइज कम होता जाता है, साइज डिक्रीज होता चला जाता है। जैसे Fe2 प्लस आयन इज, अगर उसकी साइज की बात करें तो Fe2 प्लस आयन इज ग्रेटर देन इन कंपैरिजन टू Fe3 प्लस आयन, बट इन द फॉर्म ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ Fe2 प्लस आयन से ज्यादा Fe3 प्लस आयन के ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और ये ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। वैसे यहां पर एक सेकंड एग्जांपल है Cu2 प्लस आयन, Cu2 प्लस आयन इज लेस देन Cu3 प्लस आयन। तो ये एक एग्जांपल से जो हमें एसिडिक स्ट्रेंथ के फॉर्म में चेक करना था कि ग्रुप में क्या होती है एसिडिक स्ट्रेंथ और पीरियड्स में क्या होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो एक नट सेल में था। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको देखते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर। हेलो फ्रेंड्स, तो ये नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड है और ये एसिड बेस का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके जस्ट बाद हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। है तो इसमें बहुत कुछ अभी, जैसे HSAB है, HSAB के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, वो ज्यादा मतलब बहुत लेंथी टॉपिक है, उसमें बस डाटा ही डाटा है, मतलब एग्जांपल्स है, तो वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी आइए यहाँ पे देखते हैं ये कि यहाँ पर है रिलेटिव ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड कैरेक्टर ऑफ BF3, BCl3, BBr3 एंड Br3। इसमें पूछा जा रहा है रिलेटिव ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड कैरेक्टर। रिलेटिव ऑर्डर कहने का मतलब यहाँ पर है कि आप सिंपल ऐसे आइडेंटिफाई करिए कि किसके अंदर, जैसे हम लुईस एसिड की बात कर रहे हैं तो लुईस एसिड तभी लुईस एसिड होगा जब वो किसी बेस से दिए हुए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। तो जब किसी बेस के दिए हुए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उनकी इस तरह से क्या कहते हैं पावर, चाहे इस तरह से सीरीज बनती है जैसे BF3 इज लेस देन BCl3, यह हेलोजन के लिए है, एंड BCl3 इज लेस देन BBr3 एंड BBr3 इज लेस देन Br। लेकिन ऐसा ये एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों हो गई इस तरह से, ये क्यों Bi में सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है? क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा लुईस बेस से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है इन कंपैरिजन टू Bf। तो इसके पीछे का जो रीजन है, उसके पीछे का रीजन है बैक बॉन्डिंग, ठीक है। बैक बॉन्डिंग इसके पीछे का रीजन है। देखिए किस तरह से होता है ये बैक बॉन्डिंग। जैसे अगर हम सिंपल BF3 की, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं लिखा मैंने, ये 3 लिख देते हैं, BF3 एंड Bi3, ठीक। आइए देखिए BF3 कहने का मतलब अगर हम मॉलिक्यूल बनाए तो BF3 हमारा मॉलिक्यूल इस तरह से बनेगा, F F और ये F। अब इनका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल करके चेक करें, लगता है कोई आया है,
सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा नॉइस पोल्यूशन था। देखिए यहाँ पर अब जैसे ये है बी, तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p1। ये ग्राउंड स्टेट है। अगर आप इसी को एक्साइटेड स्टेट में लिखें तो सेम ऐसे ही हो जाएगा 2s1, 2px1 एंड 2py1। बी हो गया। एंड नाउ एफ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p5। देखते हैं 2p5, 1 2 3 4 एंड 5। इसको अगर लिख दें इस तरह से तो ये हो जाएगा आपका 2px2, 2py2 एंड 2py1, सॉरी 2pz1, 2pz1। ये बना, ये हमारा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये इसका सिंपल, कोई भी अगर हम उठा करके देखें यहां से तो BCl3 अगर हम उठाते हैं, चाहे BBr3 उठाते हैं, चाहे Bi3, कोई भी, सबका स्ट्रक्चर सेम ऐसे ही बनेगा। अब इनके स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जिस तरह से देख लीजिए, जैसे B, तो इनका p ऑर्बिटल, ठीक, F और ये F और ये F, ठीक है, एक बार में। और इन F के पास भी pz ऑर्बिटल, एक, इस तरह से। तो इनकी लेटरल ओवरलैपिंग होती है। जैसे यहां पर, यहां तक अगर आप देखिए, जैसे 2py1 और 2pz1, ये तो सिंपल ओवरलैप कर लेंगे। लेकिन एक, सॉरी 2px, 2py एंड 2pz, जो कि इसमें से कोई भी एक ऑर्बिटल अगर हम उठा लें तो ये यहां पर ओके फ्रेंड्स, तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं। जैसे यहां पर हमने लिखा है B5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, 2py1, 2pz वैकेंट है। वैसे यहां पर 1s2, 2s2, 2p5, इसमें से आप अपने क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। जैसे अगर यहां पर अगर देखा जाए तो मैं इसको अगर 2p2 कर दो, सॉरी 2py1, ताकि लेटरल ओवरलैपिंग हो सके, 2py1 एंड 2pz2। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे देखिए तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब ये जैसे मैंने ये बना दिया है, ऐसे नहीं होगा। अब ये 2pz इस 2pz के साथ करेगा, और ये 2py1, सॉरी 2py1 ऑफ f एटम एंड 2py1 ऑफ b एटम, इनकी आपस की ओवरलैपिंग होगी। लेकिन होता क्या है इसमें कि जब ये नॉर्मल ओवरलैपिंग करके तो एक एक सिंगल बॉन्ड ये बना ही लिया, यहाँ पर ये बने हुए इनके सिंगल बॉन्ड। लेकिन f एटम क्या करता है, इनकी सिमिलर एनर्जी होती है। सिमिलर एनर्जी कहने का मतलब, अगर मैं यहां से अगर उठाऊं, यहां पर देखिए, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं कि BF3 लिखा, BCl3, BR3 एंड BI3। अगर आप इसमें देख रहे हैं कि यहां पर 2p और 2p की ओवरलैपिंग हो रही है, लेकिन यहां पर क्या होगा, b एटम तो 2 ही रह जाएगा, 2p, लेकिन ये आगे बढ़ जाएगा, Cl के लिए 3p, वैसे यहां पर b के लिए 2p रहेगा, ये यहां पर आ जाएगा 4p, वैसे यहां b के लिए 2p, लेकिन I के लिए हो जाएगा 5p। तो जैसे जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक नंबर हम बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे इनका ऑर्बिटल का एनर्जी भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहां पर अगर आप चेक करें तो यहां पर एनर्जी और शेप सब कुछ सेम है। शेप तो आगे वाले में भी जैसे जैसे आप बढ़ते चले हैं, बी का छोटा शेप होगा, आई का बड़ा शेप होगा, एनर्जी लेवल उसकी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एनर्जी भी सेम है और शेप भी सेम है। वहां पर क्या है,
एनर्जी का भी डिफरेंस हो रहा है और शेप का भी डिफरेंस हो रहा है, जिसकी वजह से होता क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग जैसे यहीं पर यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हुई। अब ये बैक बॉन्डिंग होती किस तरह से है कि एक सिंगल बॉन्ड तो बन गया, लेकिन दूसरे जो 2pz ऑर्बिटल जो कंप्लीट है वो 2pz ऑर्बिटल के साथ b के 2pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर देता है, लैटरल ओवरलैप करता है। ये लैटरल ओवरलैप करता है। लैटरल ओवरलैप करने की वजह से सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होता है। सम डबल बॉन्ड, कुछ डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि BF3 की प्रॉपर्टी डिक्रीज होने लगती है टू गेट द लुईस बेस इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर इसमें हम देखें कि लुईस बेस इलेक्ट्रॉन कौन सबसे ज्यादा लेगा, तो लुईस बेस वही इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा उसके लेने की प्रोबेबिलिटी है जिसके अंदर बैक बॉन्डिंग कम होगी। जिसके अंदर बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, बैक बॉन्डिंग ज्यादा मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। डबल बॉन्ड कैरेक्टर मतलब वो फुल्ली सेटिस्फाई हो गया, जहां जो वैकेंट था वो फिल हो गया। अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेबिलिटी या प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप उसका एनर्जी लेवल बढ़ाते चले जाएंगे, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रॉपर्टी बढ़ती चली जाएगी, जिसकी वजह से वो आसानी से किसी भी लुईस बेस से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जैसे यहां पर देख लीजिए कि यहां पर मैंने बता दिया 2pz BF3 के केस में 2pz ऑफ सेम है, जिसकी वजह से इनके अंदर एक लैटरल ओवरलैपिंग होगी। अब ये लैटरल ओवरलैपिंग इन F में से किसी एक के साथ हो सकता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि BF3 एक रिजोनेटिंग फॉर्म बनाएगा। किस तरह से, जैसे F रिजोनेटिंग फॉर्म, B F F F B F सॉरी ऐसे देख लेते हैं F एंड F। अब जैसे यहां पर लैटरल ओवरलैपिंग हो रही है, लैटरल ओवरलैपिंग किसी एक के साथ भी ये क्या कहते हैं कि डबल बॉन्ड का कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। एक बार इसके साथ हुआ, दूसरी बार इसके साथ कर लिया, तीसरी बार 1 2, अब तीसरी बार इसके साथ कर लिया। तो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसके अंदर डेवलप होता है बैक पाई बॉन्डिंग की वजह से। वो बैक पाई बॉन्डिंग कैसे होती है, 2pz ऑर्बिटल के मिक्सअप से। 2pz ऑर्बिटल क्या करते हैं, लैटरल ओवरलैपिंग जनरेट करते हैं। ये लैटरल ओवरलैपिंग क्या करता है कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे BF3 के अंदर बैक बॉन्डिंग की कैपेसिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू Bi3। जैसे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, अगर क्या कहते हैं कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको ऐसे लिखेंगे हम कि BF3 is greater than BCl3 is greater than BR3 is greater than Bi3। लेकिन किस केस में, बैक बॉन्डिंग के केस में। बैक बॉन्डिंग किस में, तो आपका एरो इस तरफ होगा कि बैक बॉन्डिंग इज मैक्सिमम, एरो इस तरह से, बैक बॉन्डिंग इज मैक्सिमम और यू कैन से इंक्रीज। इस तरह से बता सकते हैं कि बैक बॉन्डिंग इसके अंदर ज्यादा होगी। जब बैक बॉन्डिंग ज्यादा हो गया तो इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेबिलिटी किसी लुईस बेस से कम हो गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि जो बैक बॉन्डिंग बना रहा है वो लैटरल ओवरलैपिंग करके इस F को फुलफिल कर रहा है, इस मॉलिक्यूल को मतलब कंप्लीटली फुलफिल कर दे रहा है, और ये विद इन अ सेकेंड चेंज होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेबिलिटी कम होती है इन कंपैरिजन टू Bi3। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, बैक बॉन्डिंग कैपेसिटी हमारी क्या होती है, घटती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। अब जैसे BCl3 के केस में देखिए 2p एंड 3p, 2p ऑफ B एटम एंड 3p ऑफ Cl एटम। तो यहाँ पे क्या हो गया, एनर्जी का डिफरेंस हो गया। ये एनर्जी का डिफरेंस ये लैटरल ओवरलैपिंग नहीं होने देगा या लेस होने देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर बनाए, दूसरे के लिए लिखें, तो हमारा ये बनेगा जो मैंने यहां लिखा हुआ है
कि BF3 इज लेस देन BCl3 इज लेस देन BBr3 इज लेस देन Bi3, यानी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लुईस बेस इंक्रीजेस, इस तरह से होगा। टू एक्सेप्ट द 2 मिनट, ये है टू एक्सेप्ट द electron from Lewis base increases। ठीक, तो यहां पे दो चीजें पता चली। ये एरो मैंने बनाया हुआ है कि BF3 इज मैक्सिमम, लेकिन किस केस में? बैक बॉन्डिंग के केस में। अगर बैक बॉन्डिंग आपका बढ़ गया तो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी डिक्रीज हो गई। अब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से लुईस बेस से कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसकी कैपेबिलिटी कम होती है। जैसे यहाँ पे देखिए BF3 इज लेस देन BCl3, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड, तो सबसे ज्यादा लुईस एसिड कैरेक्टर किस में है? तो Bi3 में। Bi3 में क्यों है लुईस एसिड कैरेक्टर सबसे ज्यादा? क्योंकि इसकी बैक बॉन्डिंग मिनिमम है। क्यों मिनिमम है? क्योंकि यहाँ के जो सेंट्रल एटम का p ऑर्बिटल है और जो आउटर एटम का p ऑर्बिटल है, उनकी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं हो पाती, यानी b की ओवरलैपिंग I के p ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस बढ़ गया है और ये एनर्जी का डिफरेंस इस डायरेक्शन में बढ़ता चला जाता है। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट अबाउट द एसिड एंड बेस एंड नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस। मैं चेक करता हूं क्या क्या क्वेश्चंस मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके।